चलिए नेक्स्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में आप देखोगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो पहले हम वन डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर कर ले। अब इसमें क्या होगा, ये कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, ऐसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट वन having mass m1, velocity v1, moving towards the right side with a velocity v1i. Again m2, object 2 having mass m2, initially at rest, so m2i is 0. Now both these objects after collision moving with velocity v1i or v1f and v2f, and both are moving in same direction, दोनों यहाँ पर same direction में जाएंगे। ठीक है, so object 1 mass m1, velocity v1f, object 2 mass m2, velocity v2f. This will be scenario before collision and this will be after collision. So consider an object 1 having mass m1 and velocity v1i colliding with the object 2 having mass m2 at rest. So after collision object 2 moves with velocity v2f and object 1 with velocity v1f in the same direction, दोनों same direction में जा रहे हैं। बराबर, क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ। तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 m1 v1i प्लस m2 v2i इक्वल्स टू m1 v1f प्लस m2 v2f, बराबर। एंड दिस v2i इज 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। ये पहला इक्वेशन मिल गया हमें किसकी वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से। फिर दूसरा इक्वेशन हमें मिल सकता है किसकी वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। क्यों कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिया, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था। सो हाफ एम वन वी वन आई स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर, बट v2i तो 0, तो ये भी चला गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये दोनों इक्वेशंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इक्वेशन 1 का हेल्प लो आप। इसमें से ये टर्म तो 0 है, v1f m1 v1f वाला टर्म यहाँ पर लेके जाइए, यानी 1 फैमिली का गेट टुगेदर करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 v1i माइनस m1 v1f इक्वल टू m2 v2f। तो दोनों में से LHS के दोनों टर्म्स में से m1 कॉमन, तो v1i माइनस v1f इक्वल टू m2 v2f। गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 3। सेम टू सेम आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए करना। ये तो 0 हो गया, 1 वाला फैमिली LHS में आ जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन अब आपका बन जाएगा m1 v1i स्क्वायर माइनस m1 v1f स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2f स्क्वायर। दोनों में से m1 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में रह जाएगा v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर इक्वल टू m2 v2f स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया 3 और ये इक्वेशन हो गया 4, बराबर। अब आप क्या करोगे, तो नेक्स्ट अब आप रेशियो ले लो। किसका रेशियो लोगे, 4th बाय 3rd इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा m1 v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर अपॉन m1 v1i माइनस v1f इक्वल टू m2 v2f स्क्वायर अपॉन m2 v2f। तो m2 कैंसिल, v2f कैंसिल, एक v2f ऊपर रहेगा, m1 कैंसिल। इतना आपको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको एक्सपांड कर दो। तो v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी v1i माइनस v1f इंटू v1i प्लस v1f अपॉन v1i माइनस v1f। ये तो कैंसल, इक्वल्स टू रह जाएगा v2f। सो आपके पास पहला एक इक्वेशन आ गया कि v2f इक्वल्स टू v1i प्लस v1f। क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब 3 और 5 का हेल्प लो। यहाँ पे v2f और यहाँ पर भी v2f, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया जाए तो क्या मिलता है हमें, चेक करते हैं। देखिए, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 m1 v1i माइनस v1f इक्वल्स टू m2 v2f था, तो इसकी जगह पर v1i प्लस v1f हमने लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, m1 v1i माइनस m1 v1f इक्वल टू m2 v2i प्लस m2 v1f। बराबर, अब गेट टुगेदर करो। अब गेट टुगेदर करो तो देखिए क्या हो जाएगा, इनिशियल टर्म एक साइड, फाइनल टर्म एक साइड। तो m1 v1i माइनस m2 v1i इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v1f।
ये दोनों में से v1i कॉमन तो ब्रैकेट में रह जाएगा m1 माइनस m2, और ये दोनों में से v1f कॉमन तो ब्रैकेट में रह जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से v1f का इक्वेशन हमें मिल गया। पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल स्पीड कितना, तो v1f इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन आफ्टर कोलिजन स्पीयर 1 का वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीयर 2 का वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाए, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 था, ये है जो इक्वेशन है हमारे पास 6, उसे आप इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 5 कौन सा है, तो ये रहा, देखिए इक्वेशन नंबर 5, ये v1f है ना, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चेंज आता है देखते हैं अब हम लोग, फिर आपको इक्वेशंस पता चल जाएंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 तो v1i एज इट इज प्लस v1f की जगह पर आ गया v1i m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v2f। ठीक है, अब दोनों में से v1i कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v2f। अब ये m1 प्लस m2 का एलसीएम हो जाएगा तो v1i इज m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m2 कैंसल, तो v2f का इक्वेशन हमें फाइनली मिल जाएगा 2m1 into v1i upon m1 plus m2। so this will be the equation 6 and 7। 6 and 7 दोनों equations important, क्योंकि ये है पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी और ये है दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी। डन। चलिए अब केस 1, इसके कुछ स्पेशल केस है वो हम देख लेते हैं। केस 1 है कि इफ m1 इज मच ग्रेटर देन m2 बराबर, तो m2 निगलेक्ट हो जाएगा। अब m2 का निगलेक्ट होना मतलब फॉर्मूलाज क्या हो जाएगा, देखिए m1 को आपको m2 को आपको इग्नोर करना है, तो यहाँ से अगर मैं m2 इग्नोर कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि m1 कट हो गया तो v1f इक्वल टू v1 आ जाएगा। तो ये देखिए v1f इक्वल टू v1 आ गया। फिर यहाँ से अगर m2 को मैं इग्नोर करूँ तो m1 कैंसल, तो v2f इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 आ जाएगा। तो ये आगे इक्वेशन हमारे, यानी ये सिचुएशन कैसा हुआ पता है आपको कि m2 ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और m1 ऑब्जेक्ट पीछे से जो आकर उसको कोलाइड करता था ना, तो वो हैवी होगा। मतलब आप सिचुएशन सपोज कर लीजिए मोटू और पतलू बराबर, तो m1 यानी मोटू है और m2 यानी पतलू है। तो पतलू रेस्ट पर था और मोटू भागते भागते आके उसको हिट करता है पीछे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोटू को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि पतलू उसको कोलाइड हुआ कि नहीं, वो तो अपनी वेलोसिटी में जाता ही रहेगा। देखो उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा, किसका, मोटू का। लेकिन पतलू जो पहले रेस्ट पर था, पतलू भाई जो पहले रेस्ट पर था, मोटू भाई उसको कोलाइड हुआ तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी पहले वाले के वेलोसिटी से डबल हो जाएगा, क्योंकि वो मास में कम है ना, इसलिए वो हैवी मास उसको कोलाइड होकर डबल उसका वेलोसिटी कर देगा। समझ में आया आपको, ये पहला केस था। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं कि m1 इज मच लेस देन m2, देयरफॉर m1 इज निगलेक्टेड। अब ऐसा सिचुएशन होगा कि मोटू भाई रेस्ट पर है और पतलू भाई पीछे से आके भागते भागते आके उसको कोलाइड होते हैं। तो क्या होगा, मोटू भाई रेस्ट पर है तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट पर ही है, लेकिन जब पतलू भाई आके मोटू भाई को कोलाइड होगा तो मोटू भाई को तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो जब पतलू भाई भागते भागते आएगा और मोटू को कोलाइड होगा तो पतला वाला जो इंसान है पतलू भाई, वो कोलाइड होकर रिवर्स चला जाएगा, यानी पहले ऑब्जेक्ट यानी पतलू भाई का फाइनल वेलोसिटी उसके इनिशियल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी रिबाउंड हो जाएगा। समझ में आया, मैंने लाइटर ऑब्जेक्ट इन मोशन कोलाइड विद अ हैवी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, देन लाइटर ऑब्जेक्ट इज रिबाउंड विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड हैवियर ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ऐसा हो जाएगा। चलिए फिर थर्ड केस है m1 इक्वल्स टू m2, यानी अब नो मोटू पतलू। अब दो इंसान है, दो बॉल है, दो स्पीयर है, दोनों सेम मास के आइडेंटिकल है बराबर। तो क्या हो जाएगा, जब पहले वाला पीछे वाला स्पीयर आगे वाले m2 वाले स्पीयर से कोलाइड होगा जो पहले रेस्ट पर था, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट 1 रेस्ट पर था, इनिशियली ऑब्जेक्ट 1 मोशन में था, ऑब्जेक्ट 2 रेस्ट पर था। आफ्टर कोलिजन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, तो पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, यानी पहला ऑब्जेक्ट देखिए तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो भी पहले ऑब्जेक्ट का था वो मिल जाएगा उसको।
समझ में आया आपको? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कोलाइड्स विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, देन मूविंग ऑब्जेक्ट कम एट रेस्ट एंड पुश ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, पीछे से आ रहा था, और आगे वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। कोलाइड होगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था वो मोशन में आ जाएगा, कितने वेलोसिटी से? सेम वेलोसिटी से जो वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास था, सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और पहले वाला ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था इनिशियली, वो कोलाइड होने के बाद भाई साहब रेस्ट पर आ जाएंगे। दैट वाज थर्ड केस। सो दैट इज अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आ गया समझ में आपको? चलिए, थैंक यू।